हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो भ्रूणकोश संरचना या एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर के ऊपर है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्राइमरी आर्कीस्पोरियस सेल के पेरिक्लाइनल डिवीजन से बाहर की ओर प्राइमरी पैरेटल सेल और भीतर की ओर प्राइमरी मेगा स्पोरोजिनस सेल बनती है। प्राइमरी मेगा स्पोरोजिनस सेल जो होती है बाद में मेगा स्पोर मदर सेल की तरह से एक्ट करती है या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह से एक्ट करती है, या उन्हें हम MMC भी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। अर्थात ये मेगा स्पोर मदर सेल, इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल्स बनती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं। और इस 4 मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। और जो चौथा मेगा स्पोर होता है, चौथा मेगा स्पोर वही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है और उसी को क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर या क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है। अब इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु में क्या होगा? इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु में जब पहला माइटोसिस होता है तो पहला माइटोसिस होने से इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और जब इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो इसमें 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। फिर जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है? सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से इनसे भी 2 बन जाएंगे, इससे भी 2 बन जाएंगे। तो इस तरह से 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और जब थर्ड माइटोटिक डिवीजन होता है तो थर्ड माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है? 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब ये 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रीअरेंज्ड होते हैं। अर्थात यहाँ से एक न्यूक्लियस जो है वो बीच में चला आता है, यहाँ से भी एक न्यूक्लियस बीच में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो चलाजा की तरफ होते हैं और 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं। 3 न्यूक्लियाई चलाजा की तरफ होते हैं और 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं। और 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बीचों बीच में होते हैं। इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब तक कहीं भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अर्थात कहीं भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। इसी नाते इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियाई क्या है? फ्री हैं। इनके चारों तरफ कोई वाल तो है नहीं, इस नाते ये न्यूक्लियाई क्या है? फ्री हैं। इस नाते इस डिवीजन को हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। अब क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन से ये संरचना बनती है। क्या बनती है? ये संरचना बनती है। और इस संरचना का क्या नाम है? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोत्थित। इतने नाम है, कंफ्यूजन नहीं करना बच्चों। यही है एम्ब्रियो सैक। कैसे बना एम्ब्रियो सैक? जब 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जब बन गई तो उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और साइटोप्लाज्म के डिवीजन से फिर उसके बाद क्या हुआ? हर न्यूक्लियस के चारों ओर वाल का फॉर्मेशन हुआ। हर न्यूक्लियस के चारों ओर वाल का फॉर्मेशन हुआ और वाल के फॉर्मेशन से क्या बन गया? आप देख पा रहे हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल बन गई। और ये बीच का जो भाग है ये पूरा का पूरा लार्ज सेंट्रल सेल है। समझ गए ना? यानी कि ये एक सेल बन गई, ये एक सेल बन गई, ये एक सेल बन गई, यह एक सेल बन गई, यह एक सेल बन गई, यह एक सेल बन गई। कितने सेल हो गए? 6 सेल।
और ये एक सेल बन गई जो सबसे बड़ी वाली है, सेंटर में है। कितनी हो गई? 7 सेल हो गई। केंद्रक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नाते ये संरचना जो बनी है वो 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड है। और यही भ्रूणकोश है। क्या है? यही भ्रूणकोश है। इसी को एम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसी को मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं, जो आपको इस तरह से दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ रही है इसमें? पहली बात तो आप जान लीजिए कि एक चलाजा सिरा होता है और एक माइक्रोपाइल सिरा होता है। बीजांड द्वार की वाले सिरे को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं, या माइक्रोपाइलर सिरा कहते हैं, या माइक्रोपाइल सिरा कहते हैं। और उसके अपोजिट चलाजा की तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? चलाजा सिरा कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें आपको ये जो संरचना दिखाई पड़ रही है, मैंने कहा था ना कि ये एक न्यूक्लियस ही है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। 3 न्यूक्लियस, और तीनों न्यूक्लियस के चारों ओर वाल का फॉर्मेशन हो गया। इसके भी चारों तरफ वाल का फॉर्मेशन हो गया, इसके भी चारों तरफ वाल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तीनों न्यूक्लियाई जो चलाजा की तरफ थे, इनके चारों ओर जब वाल का फॉर्मेशन हुआ तो 3 सेल्स और फॉर्म्ड। 3 कोशिकाएं बनती हैं। इन 3 कोशिकाओं का नाम है एंटीपोडल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये एंटीपोडल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं बाद में जो है एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन, यानी कि ये समझ लीजिए कि ये प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल्स जो हैं इसको भोजन देने का कार्य करती हैं, इनके न्यूट्रिशन का कार्य करती हैं। माइक्रोपाइल की तरफ देखें क्या होता है। तो माइक्रोपाइल की तरफ अगर आप देखिएगा तो एक न्यूक्लियस के चारों ओर ये इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इस प्रकार की संरचना, यानी पार्श्व में जो कोशिकाएं होती हैं उन पार्श्व कोशिकाओं को हम लोग सिनर्जिड्स बोलते हैं या सहायक कोशिका बोलते हैं। और बीच वाली जो सेल होती है, बीचों बीच वाली जो कोशिका होती है उसको अंड बोला जाता है या अंडगोल बोला जाता है। अब इन दोनों को कंबाइंड रूप से, इन दोनों को, किसको? अंड और सिनर्जिड्स, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? एग अपरेटस कहा जाता है, या अंड उपकरण कहा जाता है, या अंड समुच्चय भी इसको कहा जाता है। क्लियर? सिनर्जिड्स का क्या योगदान है? तो सिनर्जिड्स के योगदान के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले इसमें एक और संरचना आपको दिखाई पड़ती है, बड़ी मजेदार संरचना दिखाई पड़ती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस सिनर्जिड्स के अंदर इसकी सेलवाल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई पड़ते हैं, या उंगलीदार संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, या उंगलीदार प्रवर्ध दिखाई पड़ते हैं, या कुछ थिकनिंग यहां पर दिखाई पड़ती है। इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। एक्चुअली ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या काम करता है? जब पराग कण अंकुरित करता है तो पराग कण के अंकुरण से क्या बनती है? पॉलन ट्यूब बनती है, और इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। अब ये पॉलन ट्यूब, ये इसका ट्यूब न्यूक्लियस होता है। अब ये पॉलन ट्यूब इसमें प्रवेश करने का काम करेगी। बीजांड द्वार की तरफ से ये पॉलन ट्यूब जो होती है वो एम्ब्रियोसैक के अंदर प्रवेश करने का कार्य करती है। आए चाहे जिधर से मर्जी, पॉलन ट्यूब किधर से भी आए, चाहे वो चलाजा की तरफ से आए, और चाहे वो उसके क्या नाम है, जो इसके कवरिंग लगी होती है, ओव्यूल के अंदर जो कवरिंग लगी होती है, इंटेगुमेंट लगे होते हैं, तो चाहे वो इंटेगुमेंट की तरफ से आए, चाहे वो चलाजा की तरफ से आए, चाहे माइक्रोपाइल की तरफ से आए, लेकिन जाना उसको माइक्रोपाइल की तरफ से ही है। ठीक है? क्लियर है? चाहे पोरोगैमी हो, चाहे वो चलाजोगैमी हो, चाहे वो मिजोगैमी हो, लेकिन इस पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर रीजन से होकर के ही जाना है। अब जब ये पॉलन ट्यूब इस साइड से जाती है, जाने का प्रयास करती है, तो ये जो उसमें दिखाई पड़ रहा है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करते हैं? ये केमिकल सिक्रीट करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और ये जो केमिकल रिलीज करते हैं, इस केमिकल के कारण ये पॉलन ट्यूब इसकी ओर अट्रैक्ट होती है। ओके? पॉलन ट्यूब जब इसकी ओर अट्रैक्ट होती है तो वास्तव में यही इसको गाइडेंस करने का काम करता है, अर्थात इसी से ये पॉलन ट्यूब इस सिनर्जिड्स में प्रवेश करती है।
और जब सिनर्जिड्स में प्रवेश करती है तो आप जानते ही हो कि ये सिनर्जिड जो होती है बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इस तरह से अपने सब्सटेंसेस को इसी में वो रिलीज कर देता है इसके साइटोप्लाज्म में। ओके, तो आपको एंटीपोडल का भी रोल मालूम हो गया कि इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और आपको ये सिनर्जिड्स जो बगल में दो कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और सहायक कोशिकाओं में ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस होते हैं और ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस कुछ केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं, मतलब निकालते हैं, और वो इस पोलन ट्यूब को क्या करते हैं, इस पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और आगे को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आगे का गाइडेंस करते हैं ताकि पोलन ट्यूब इसके अंदर क्या हो सके, पहुंच सके। क्योंकि जब तक पोलन ट्यूब यहाँ अंदर जाएगी नहीं, तो आप देख रहे हो ना, एक मेल गैमीट ये, ठीक है। आप जब इसके पहले मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये नॉन मोटाइल दो गैमीट होते हैं। तो जब ये नॉन मोटाइल है तो इनको ले जाने का काम कौन करेगा, पोलन ट्यूब ही तो करेगी। भाई ये नॉन मोटाइल है, अपने आप जा नहीं सकते हैं, तो इनको ले जाने का काम जो है वो कौन करेगी, वो पोलन ट्यूब ही करेगी। तो पोलन ट्यूब इनको यहाँ लेके आता जरूर है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो कठिन है। उस रास्ते को आसान बनाने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस करता है। साथ ही साथ ये जो सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल में देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई है। तो इसका जो पहला वाला न्यूक्लियस है, ये पहला वाला न्यूक्लियस तो एक से मिल जाता है, सिनगैमी हो जाती है। फर्स्ट टाइप ऑफ जो है क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन वहां हो जाता है, यानी सिनगैमी हुई तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन वहां हो गया। लेकिन जो सेकंड न्यूक्लियस होता है वो सेकंड न्यूक्लियस आकर के इसके साथ मिल जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाता है या ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिल जाता है। तो यहाँ ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है या त्रिसमेकन हो जाता है। इसी को तो द्वारा निषेचन कहा जाता है। अभी हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ ये जानना था कि ये जो बड़ी कोशिका होती है ये सीधे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है फर्टिलाइजेशन में, और साथ ही साथ इसका जो एक न्यूक्लियस होता है उस एक सेल से मिलकर के किसका निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन वही है, सिनगैमी ही ट्रू फर्टिलाइजेशन है, और उसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जरा हम इसकी प्लाइडी देख लेते हैं। प्लाइडी तो चूंकि आपको मालूम है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसका निर्माण इसमें क्या हुआ था, एमएमसी। ये एमएमसी कैसी है, डिप्लॉयड है, और इससे कितने बने, ये 4 मेगास्पोर्स बने। तो ये क्या है, हैप्लॉयड है, यानी कि मेगास्पोर क्या है, हैप्लॉयड है, ये भी क्या है, हैप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड से जो भी बन रहा है वो सब के सब क्या हैं, हैप्लॉयड ही तो होंगे, अगुणित ही तो होंगे। बस समझ रहे हैं ना, कई बार इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्लाइडी पूछी जाती है, डिफरेंट पार्ट्स की प्लाइडी पूछी जाती है। मैं सब बता रहा हूं कि क्या क्या इनकी प्लाइडी होती है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी उसकी प्लाइडी कितनी होती है, 2n होती है, अर्थात ये द्विगुणित होती है। और इसमें आपने अर्धसूत्री विभाजन करवाया है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर टेट्राड बने हैं। तो ये 4 मेगास्पोर टेट्राड कैसे होंगे, अगुणित ही तो होंगे, हैप्लॉयड ही तो होंगे। इनकी प्लाइडी क्या होगी, n होगी। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर बना या बचा उसकी भी तो प्लाइडी क्या होगी, n ही तो होगी। अब n में जिसकी प्लाइडी n है या फंक्शनल मेगास्पोर है, तो फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, सूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन को तो इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, अर्थात वो उसकी प्लाइडी में कोई चेंज नहीं करता है। तो अगर ये क्या है, n है, तो ये भी क्या होगा, n होगा, ये भी क्या होगा, n होगा, ये भी क्या होंगे, n होंगे। तो सारे के सारे क्या होंगे, n होंगे ना, कि होंगे कि नहीं होंगे, n होंगे ना। तो इनकी प्लाइडी क्या होगी, n होगी। अब यहां भी चेक कर लेते हैं इनकी प्लाइडी। तो ये जितने भी बने हैं किससे बने हैं, इनके माइटोसिस से बने हैं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल्स, इनकी भी प्लाइडी क्या होगी, n होगी। केंद्रीय कोशिका, इसकी भी प्लाइडी क्या होगी, n होगी। कैसी होगी, n होगी। एग की प्लाइडी क्या होगी, n होगी। सिनर्जिड की प्लाइडी क्या होगी, n होगी। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी भी प्लाइडी n, इसकी भी प्लाइडी n।
लेकिन अगर ये दोनों मिले हुए हैं, एक साथ हैं, तो एक साथ होने की वजह से इनकी प्लाइडी 2n मानी जाती है। एक्चुअली इसकी प्लाइडी n, इसकी प्लाइडी n, लेकिन जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ये 2n यहां पर हैं और 1n इसकी से, तो ट्रिपल n हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रिपल n हो जाता है। और ट्रिपल n जब होता है तो उसी से तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन या 3n बनता है। क्लियर है ना? तो इसकी प्लाइडी कितनी होती है? n होती है। ये भी अगुणित है। इसकी भी प्लाइडी कितनी होती है? n होती है। इसकी भी प्लाइडी कितनी होती है? n होती है। तो जो कुछ भी आप यहां देख रहे हो सारे की सारी की प्लाइडी कैसी होती है? n होती है। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से आते हैं। एक तो प्लाइडी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक या पूर्ण विकसित भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं और कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो आपने क्या देखा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियाई हैं। सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये पूरा का पूरा एक सेल है। पूरा का पूरा जो है लार्ज सेल, बड़ी कोशिका है, वही एक सेल है, वो दो नहीं है, एक सेल है। तो इस प्रकार से एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, 6 कोशिका, 7 कोशिका। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक या परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि इसमें जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो ये होता है कि मादा जुग्मकोद्भिद की संरचना का वर्णन करिए। मादा जुग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? मादा जुग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है? इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी भी मोटिवेशन अधिक हो, अर्थात मुझे आपसे कुछ अधिक ऊर्जा मिले, कुछ अधिक ताकत मिले। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको खूब लाइक कीजिए, शेयर खूब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों में उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।